Hello everyone. Uh, this is the video 4 and part 4 of this accounting for holding company. And in video 3 we discussed about that the treatment of share capital, reserves, P&L and accumulated loss if any. But in case of wholly owned subsidiary company, in this particular video we'll be discussing treatment of minority interest. It means like we are not you can say buying the entire company, we are purchasing a part of it, maybe like 60%, 75%. So जो हमने वीडियो 3 में 100% डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व्स और P&L स्टेटमेंट और लॉसेस लिया था, अब हम उसकी बाइफरकेशन करेंगे इसके अंदर। इसका मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट एक बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के पास 10,000 शेयर्स थे और मैंने 7,500 शेयर्स ले लिए। तो आपको साफ पता लग रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर्स आई हैव टेकन। अगर 10,000 में से मैंने 7,500 शेयर्स ले लिए, तो इसका मतलब मैंने उस कंपनी का कितना स्टेक खरीदा है? 75% स्टेक खरीदा है। तो रिमेनिंग 25% किस मतलब आउटसाइडर्स का होगा, जिसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते थे। तो हमने वीडियो 2 में डिस्कस किया था कि जो रिमेनिंग 25% पैसा बच निकलता था वो हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट को देते थे और 75% होल्डिंग कंपनी अपने में दिखाती थी। तो इस वीडियो में भी सेम ही रहेगा कि सम ऑफ द मनी विल बी गिवन टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड remaining money would be given to or would be taken by holding company only. So let us discuss with the points. Again, a simple question. Till question number 9 we have discussed there. So I have specifically mentioned in case of partly owned subsidiary company. Let us take an example. Like there are two companies given to us, H&S Limited as at 31st March 2015. शेयर कैपिटल अगेन रिजर्व्स भी दिया हुआ है, सरप्लस भी दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स दोनों कंपनी के दिए हुए हैं। अब यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट 7,500 शेयर्स इन एस लिमिटेड। तो इसका मतलब अगर 10 लाख के शेयर्स हैं इसके पास और 100 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल 10,000 शेयर्स बने और 7,500 शेयर्स ही लिए हमने। तो मतलब 75% हमने शेयर हमने एक्वायर किए और उसके लिए हमने कितने पेमेंट करी है? 12 लाख रुपीज की। और आपको सेम दिया हुआ है एसेट से रखे हैं और अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस से रखे हैं। तो अब आपको साफ पता लग रहा है क्वेश्चन को देखते ही कि 75% जो शेयर है वो होल्डिंग कंपनी का होगा और 25% शेयर होगा सब दिस माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो जैसे वीडियो 2 में हमने बाइफरकेशन की थी, तो इसमें भी हम बाइफरकेशन करेंगे। बट वीडियो 3 में आपने देखा था कि हम ये सारा रिजर्व्स और P&L पूरा 100% ऐड कर रहे थे होल्डिंग कंपनी के अंदर ही, क्योंकि जब मैंने वो कंपनी खरीद ली तो वो सारा उसके अंदर हमारा पार्ट बन गया। लेकिन अब इसके अंदर भी क्या होगा, ये जो P&L रिजर्व्स और ये अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस हैं, होल्डिंग कंपनी इसको भी कितना बाइफरकेट करेगी? 75% अपने में करेगी और 25% किसके अमाउंट में डालेगी? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आपको और पता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसके नीचे आता था? शेयर होल्डर फंड के नीचे। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और उसके बाद आता था माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ कि कैसे इसकी वर्किंग करते हैं। और आपको यहाँ से भी दिख ही रहा है, इन्होंने वही चीज बोली हुई है कि 10 लाख के शेयर कैपिटल दिख रहा था, 100 रुपए का एक शेयर था, तो टोटल 10,000 शेयर हो गए और 75% शेयर 7,500 हमने एक्वायर किए, तो 75% बनता है। तो सिमिलरली हम वर्किंग हमारी सेम रहेगी। अच्छा, इसकी वर्किंग थोड़ी सी मैं आपको और जैसे इन्होंने अलग अलग करके दिखाई हुई है दोनों की, हम इसकी सिंपल भी वर्किंग कर सकते हैं। जैसे सेम आपने 75% शेयर एक्वायर करने के लिए हाउ मच मनी यू हैव पेड? 12 लाख। तो हम सेम यहाँ पर 12 लाख लिखेंगे, यू कैन चेक। और सेम आप चेक करोगे कि माइनर जो होल्डिंग कंपनी है वो प्रॉफिट का, रिजर्व्स का और अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस का भी कितना परसेंट लेगी? 75%। तो उन्होंने वही किया, आप चेक कीजिए। 10 लाख का कैपिटल था, उसका 75% निकाला तो 7.5 लाख रुपए बनते हैं। प्लस रिजर्व्स का भी कितना लिया? 75%। प्रॉफिट्स का भी कितना लिया जो सब्सिडी कंपनी के हैं? 75%। तो सेम अमाउंट आ गया। तो इसका मतलब टोटल पैसा बनता कितना है इन सबको मिला के? 10,65,000। और अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस जो लॉस था वो भी होल्डिंग कंपनी 75% ही लेगी, क्योंकि होली ओन सब्सिडी है, तो 9,000। तो इसको सब माइनस प्लस करने के बाद बन रहा है 10,56,000। और जबकि हमने पे कितने करे हैं? 12 लाख रुपीज पे किए हैं। ये गलती से यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। 12 लाख रुपीज। तो 12 लाख रुपीज आपने पे किए हैं, जबकि बनते कितने थे? 10,56,000। तो इसका मतलब यू आर पेइंग एक्स्ट्रा। सो वेन एवर यू आर पेइंग एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा? गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो सिमिलरली आप इसमें चेक क्या कर सकते हैं कि एक नया पॉइंट आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला, और
एक नया पॉइंट जैसे टेंजिबल एसेट्स के नीचे इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल के नाम से आ जाएगा। अब जैसे इन्होंने करके दिखाया हुआ है कि 75% जब इनका है तो 25% इसका बचेगा, तो आप साथ के साथ मतलब दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट 25% कैपिटल। तो जैसे ऊपर 7,50,000 आ गया तो ये 2,50,000 बन गया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है ये बार बार कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। और जब उनका जो रिजर्व्स था 240 बन रहा था, तो 320 में से 240 उनके पास चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा 80,000। आप चाहें तो 25% निकाल के देख लेना, एक ही बात है। सिमिलरली प्रॉफिट का 75%, 75,000 वहां गया, तो यहाँ कितना आएगा 25,000 माइनॉरिटी में। तो माइनॉरिटी का टोटल शेयर के, क्योंकि माइनॉरिटी को तीनों चीजें मिलेंगी, शेयर भी, रिजर्व भी, प्रॉफिट भी, तो लिख दिया। प्लस आज भी वो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं लेकिन माइनॉरिटी है, तो उस वो भी एक्सपेंसेस बियर करेंगे 25% के, तो वो माइनस हो गया। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का बना 3,52,000। तो अब ये क्वेश्चन में एक पॉइंट आ गया गुडविल का और एक आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। 7,500 शेयर्स मैंने एक्वायर किए थे, तो 75% बाइफर्केशन हो गई। पिछली वाली वीडियो में हमने 100% किया था, तो सारा का सारा हमने होल्डिंग कंपनी में ही ऐड कर दिया था, हमें वहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट था ही नहीं। तो आप चेक कर सकते हैं, वर्किंग से ही आपको समझ में आ जाएगा। सेम इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल 40,000 100 रुपीज का एक शेयर, क्योंकि सब्सिडी का हम लिखते ही नहीं इसमें, तो 40 लाख आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस होल्डिंग कंपनी के दोनों के उसका रिजर्व और प्रॉफिट दोनों को हमने प्लस कर दिया, होल्डिंग कंपनी के ही उसका। देख लीजिए होल्डिंग कंपनी का लिखा हुआ ये रहा 8 लाख एंड 2 लाख, क्योंकि जो वैल्यू ये वाली जो वैल्यूज होती है कभी भी होल्डिंग कंपनी के अंदर नहीं आती, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती है आइटम, क्योंकि एडजस्टमेंट में जाती है नीचे। ट्रेड पेबल्स में हम दोनों के प्लस कर देंगे और साथ में माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, शेयर कैपिटल लिखने के बाद, रिजर्व एंड सरप्लस लिखने के बाद यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये दिया हुआ 352 का 352 आ गया। बाकी आपको ट्रीटमेंट पता ही होता है इसका कैसे करते हैं। ट्रेड पेबल्स दोनों के हमने ऐड कर दिए, टेंजिबल एसेट दोनों के हमने ऐड कर दिए, और जो गुडविल हमने भी ऊपर निकाल के दिखाई थी वो 6 पॉइंट में बन जाता है गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, वो यहाँ पर हमारा ये आ गया इंटेंजिबल एसेट्स में। बाकी पॉइंट सेम है, देर इज नो डिफरेंस एट ऑल, बट कैलकुलेशन में हमने करा गया 75% हमने डिवाइड कर दिया होल्डिंग के लिए और 25% हमने डिवाइड कर दिया माइनॉरिटी के लिए। तो ये रहा गुडविल का अमाउंट और ये रहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट। पॉइंट इतना ही था इसके अंदर कि हमने पूरा कंपनी को एक्वायर नहीं किया। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन इसका मैंने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिफिकेशन के लिए दे दिया। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ कि बीकॉम में जहां तक मैं ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगा सिर्फ उतना ही सिलेबस है, उसके आगे का पोर्शन हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं होगा। जितने भी वीडियोस में अपलोड करूंगा सिर्फ आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं इसमें, क्योंकि जैसे यहाँ पर रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह दिया हुआ है, ये नहीं है हमारे इसमें, ये सिर्फ नोट लिखा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं हुआ अभी। नाउ सेम क्वेश्चन, नाउ यू कैन इजिली चेक आउट। सेम शेयर कैपिटल हमें दिया हुआ है एचएनएस लिमिटेड का, रिजर्व दे रखे हैं। अच्छा यहाँ देखिए, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट दे हैव गिवन लॉस, क्योंकि पीएनएल जनरली यहाँ पर जो होता था वो प्रॉफिट होता था, लेकिन ये ब्रैकेट में आ गया तो मतलब ये लॉस ही है। इसमें एक और थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको एक पॉइंट दे दिया, यहाँ देखिए 5 लाख रुपीज का है और एक शेयर की वैल्यू 20 रुपए है, तो इसका मतलब आपके पास टोटल कितने परसेंट शेयर थे 25,000, 25,000। तो 25,000 और आपने एक्वायर कितने कर लिए 17,500 के, तो 17,500 परसेंटेज निकालते कैसे हैं 17,500 अपॉन 25,000 इंटू 100, तो 70% शेयर आपने एक्वायर किए। तो सेम पॉइंट 70% कौन लेगा होल्डिंग कंपनी और 30% किसके हिस्से में जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता रहा था, जैसे इन्होंने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लिखा था, ये इफेक्ट करता है इसके आगे, इसका आगे बहुत बड़ा पार्ट है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन नॉर्मल एक पॉइंट जैसे इन्होंने इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि रीवैल्यू करा 675 का, तो इसका थोड़ा सा यूज कर सकते हैं हम। अदरवाइज देर इज नो नीड कि भाई पूरे इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यू अलग अलग दे रखूगी, तो वो सिलेबस का पार्ट नहीं होता बेसिकली। तो इसका मैं आपको इसमें इफेक्ट बता देता हूँ। सेम आप चेक कीजिए, आपने इस इसकी इन्वेस्टमेंट कितने की करी 425 की, तो आपने अमाउंट कितना पे किया 17,500 शेयर के लिए 4,25,000। सिमिलरली आपने 70% निकाल लिया, तो 70% आपने इसका निकाल लिया, रिजर्व्स का 70% निकाल लिया, और
लॉस दिया हुआ था, लॉस का 70% निकाल लिया। और एक और चीज, आपने उसके एसेट्स की वैल्यू आप चेक कीजिए, 650 की थी, आपने वैल्यू कितने की लगाई है, 675 की। रीवैल्यू मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई तो 675 की। तो आप कितना एप्रिसिएशन ले रहे हैं, 25% आपका एप्रिसिएशन हो रहा है। तो 25,000 का 70%, क्योंकि मान लीजिए अगर आज मैं एस लिमिटेड को सब्सक्राइब कर रहा हूँ या उसको एक्वायर कर रहा हूँ, तो उस केस में अगर उसके एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो जितने एसेट से वैल्यू बढ़ रही है तो वो भी हमारा किसका पार्ट होगा, हम ज्यादा पे कर रहे हैं तो वो भी हमारा गुडविल और कैपिटल रिजर्व में हेल्प करेगा। तो इसलिए उसकी वैल्यू से हमारी वैल्यू इफेक्ट हो सकती है। तो 25,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो मैंने सिंपल करके दिखा दिया। सिमिलरली अगर बाई चांस कभी लाइबिलिटी का भी होगा तो लाइबिलिटी का उस केस में फिर माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर चेक कीजिए, ये तीनों को प्लस किया, इसको माइनस किया, तो ये 4,06,000 बनता है, जबकि हमने पे कितना किया है, 4,25,000। तो इन दिस केस यू कैन चेक आउट कि इसके अंदर भी गुडविल आ रही है 19,000 की। सिमिलरली जब 70% इनका है तो 30% इनका होगा, 1.5 लाख रुपए। अगेन रिजर्व्स का 75,000 का 70% आपने यहाँ दिया तो 30% यहाँ आ गया। फिक्स्ड एसेट्स का भी सेम पॉइंट हो गया, जब उन्होंने 25,000 का एप्रिसिएशन 70% इन्होंने लिया तो 30% ये लेंगे। और साथ में एक ये लॉस की पॉइंट आप देख सकते हैं, 20,000 का टोटल लॉस था, 14,000 इन्होंने लिया तो 6,000 इनका हो गया। तो ये लॉस है तो माइनस हुआ है ये। तो 180 टोटल बन रहा था, 6,000 माइनस कर दिए, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसके अंदर कितना आ रहा है, 1,74,000। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंस था, सिर्फ ये फिक्स्ड एसेट्स की एक वैल्यू दे रखी थी। तो कुछ ऐसी बात नहीं है, अगर वैल्यू ज्यादा लगा रहे हो तो वो प्लस होगा, अगर वैल्यू कम है, मान लीजिए उसकी वैल्यू 650 की जगह आपने उसको पे किया 6 लाख, तो डेप्रीशिएट होगी वैल्यू। तो जब डेप्रीशिएट होगी तो आप उसको माइनस करोगे, क्योंकि आप उसमें से उसका वैल्यू कम लगाओगे। तो अगर बढ़ रही है तो प्लस करोगे। सिमिलरली लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही होगी तो लॉस होगा, माइनस होगा। और लाइबिलिटी अगर कम हो रही होगी तो प्लस होगा। बट जनरली एसेट्स के लिए रहता है, लाइबिलिटी के लिए ऊपर पॉइंट नहीं आता। सो इन दिस केस फॉर्मेट वुड बी सेम, लाइक वर्किंग नोट्स में आप चेक कर सकते हैं, सेम वही। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 15 लाख शेयर होल्डिंग कंपनी के। रिजर्व सी दे रखे थे तो 1.5 लाख रुपए। सरप्लस वगैरह आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही चुके तो कुछ नहीं आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वर्किंग आपने भी करके दिखाई। ट्रेड पेबल्स दोनों के प्लस कर दिए, टेंजिबल एसेट्स दोनों के प्लस कर दिए। इंटेंजिबल एसेट्स में आपकी गुडविल आ गई, और इसमें करंट एसेट्स भी रखे थे, दोनों के प्लस करके हमने लिख दिए। डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस सेम था, क्योंकि यहाँ पर आप चेक कीजिए, यहाँ पर हमें सब कुछ दे रखा था, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स भी। तो करंट एसेट्स भी आ गए तो हम दोनों के प्लस करके हमने वैल्यू को ऐड करके लिख दिया। यही डिफरेंस था इसमें। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वीडियो 4 एंड वीडियो 5 से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, रीजन बीइंग इज यहाँ पर रिजर्व ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रीटमेंट आ गया। बट इसके अंदर सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर अभी तक आप पूछेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि इसके अंदर हमारे को एसेट्स के भी ऊपर पॉइंट मिल गया कि एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यू हो रही है। लेकिन सारे क्वेश्चन आपको पहले खुद सॉल्व करने चाहिए, उसके बाद एक क्वेश्चन, क्योंकि जो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में क्वेश्चन दे रखे हैं वो मोर और लेस सेम ही है, अमाउंट भी जनरली सेम है, किसी में गुडविल निकल रहा है, किसी में कैपिटल रिजर्व निकल रहा है। तो सजेशन वुड बी दिस ओनली कि एक क्वेश्चन एक बार आप पूरी वीडियो देख लें, फिर क्वेश्चन आप खुद करना स्टार्ट कीजिए। दिस वुड बी द बेस्ट पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। I hope the concept is clear. In the next video would be very very important, क्योंकि उसके अंदर से अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन उससे पहले तक आपको यहाँ तक की सारी वीडियोज आपने देखी होनी चाहिए और आपको आनी चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू वेरी मच।